नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव आरंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी करने के लिए मंजूरी दी। एक ऐतिहासिक समझौते के तहत G7 राष्ट्र कम से कम 15% के वैश्विक न्यूनतम कर पर सहमत हो गए हैं। नासिक के त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं। वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक 10 वर्ष के शिखर पर पहुंच गया है। और अब खबरें विस्तार से। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव आरंभ किया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर CMIDDI है क्या। इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव उन सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन होगा जो निम्न कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत है। IDDI का नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम और भारत कर रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो द्वारा समन्वित किया जाएगा। जर्मनी और कनाडा भी इस पहल में शामिल हुए हैं। इस पहल के तहत कार्बन आकलनों का मानकीकरण करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के महत्वाकांक्षी खरीद लक्ष्य निर्धारित करना, निम्न कार्बन उत्पादों के विकास और डिजाइन उद्योग दिशा निर्देशों में निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल है। ये इस्पात और सीमेंट जैसी कार्बन गहन निर्माण सामग्री के प्रबंधन के लिए कई संबंधित पहलों और संगठनों के एक मजबूत गठबंधन को एकजुट करेगा, जैसे मिशन पॉसिबल प्लेटफॉर्म, लीडरशिप ग्रुप फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी तथा विश्व बैंक। आइए अब आपको बताते हैं कि इस गठबंधन की या इस पहल की आवश्यकता क्यों है। पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, लौह एवं इस्पात, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स जैसे ऊर्जा गहन क्षेत्रों में निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के प्रभावी परिनियोजन पर निर्भर करता है। हालांकि ऊर्जा क्षेत्र को विकार्बनीकृत करने के प्रयासों के विपरीत इस्पात और सीमेंट उत्पादन के लिए नवीकरणीय प्रौद्योगिकी अभी भी वृहद पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। उद्योग के लिए अत्यधिक आवश्यक अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन सीमित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये निर्धनता में कमी, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। औद्योगिक विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप से यूनिडो द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी करने के लिए स्वीकृति दी है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को रैंकों की बजाय ग्रेड प्रदान करता है। ग्रेडिंग राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक ही स्तर पर लाकर विचार करने में सक्षम बनाती है। साथ ही अन्य राज्यों की लागत पर केवल एक राज्य में सुधार की घटना को समाप्त करती है। इससे निम्न स्तरीय प्रदर्शन करने वाले राज्यों की छवि प्रभावित होती है। इसमें कुल मिलाकर 1000 के अधिकतम स्कोर के साथ 2 श्रेणियों में बटे हुए 70 संकेतक शामिल हैं। इस इंडेक्स में पंजाब, तमिलनाडु और केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मेघालय और लद्दाख का स्थान सबसे नीचे है। ये इंडेक्स शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दर्शाने और तदनुसार हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालयी शिक्षा प्रणाली प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ हो। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा आयोजित कक्षा 3, 5, 8 और 10 में बच्चों की अधिगम उपलब्धि का आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण। भारत वर्ष 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम PISA में भी भाग ले रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली ई-लर्निंग सामग्री के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया है। अगली खबर वैश्विक कर व्यवस्था से संबंधित है। एक ऐतिहासिक समझौते के तहत G7 राष्ट्र कम से कम 15% के वैश्विक न्यूनतम कर पर सहमत हो गए हैं। कम से कम 15% की न्यूनतम वैश्विक निगम कर दर एक वैश्विक समझौते का आधार बनेगी। इसका उद्देश्य विश्व की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीमा पार कर त्रुटियों का निवारण करना और उन देशों में ही करों का भुगतान सुनिश्चित करना है जहाँ व्यवसाय संचालित होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये कर व्यवस्था किस तरह से काम करेगी।
वैश्विक न्यूनतम कर की दर विदेशी लाभ पर लागू होगी। सरकारें अपनी इच्छा के अनुसार स्थानीय निगम कर दर निर्धारित कर सकती हैं, लेकिन यदि कंपनियां किसी विशेष देश में कम दरों का भुगतान करती हैं, तो उनकी घरेलू सरकारें अपने करों को न्यूनतम दर पर टॉप अप कर सकती हैं, जिससे लाभांश के स्थानांतरण का लाभ समाप्त हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन न्यूनतम वैश्विक निगम कर के अलावा सीमा पार डिजिटल सेवाओं पर करारोपण और कर आधार शरण को रोकने के लिए नियमों पर वार्ता का समन्वय कर रहा है। हालांकि एक वैश्विक न्यूनतम दर अनिवार्य रूप से एक उपकरण को समाप्त कर देगी, जिसका उपयोग देश उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं जो उनके अनुकूल होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं भारत पर इसके प्रभावों के बारे में। हालांकि वैश्विक न्यूनतम दर के अधीन होने वाले क्षेत्र और अन्य देशों के साथ परामर्श लंबित हैं, इससे भारत को लाभ होने की संभावना है। टैक्स हेवन या निम्न कराधान वाले देशों की तुलना में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निगम कर दरों को कृत्रिम रूप से निम्न रखना सदैव अत्यंत कठिन रहा है। अगली खबर कला एवं संस्कृति से संबंधित है। नासिक के त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं। नई खोजी गई गुफाओं की प्राचीनता अभी तक स्थापित नहीं हुई है। माना जा रहा है कि वे त्रिरश्मि गुफाओं से भी प्राचीन हैं। खोजी गई सभी गुफाओं में बरामदे हैं और उनमें भिक्षुओं के लिए पाषाण से बना हुआ एक वर्गाकार चबूतरा भी है। त्रिरश्मि गुफाएं पांडवलेनी के नाम से भी विख्यात हैं। ये गुफा परिसर 24 गुफाओं का एक समूह है, जिसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच त्रिरश्मि पहाड़ियों पर बनाया गया था। गुफाओं के परिसर की खोज वर्ष 1823 में कैप्टन जेम्स डेलामाइन द्वारा की गई थी। गुफाएं विहार और चैत्य दोनों हैं। विहार मठ हैं और चैत्य प्रार्थना सभाएं हैं। ये बौद्ध धर्म के हीनयान मत और महायान मत दोनों से संबंधित हैं। आपको बता दें कि हीनयान मत वो है जो बुद्ध की प्रतीकों के रूप में उपासना करते हैं, जबकि महायान मत बुद्ध की मूर्ति रूप में आराधना करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं अन्य बौद्ध गुफाओं के बारे में, जैसे महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, कन्हेरी गुफाएं, ओडिशा में धौली, ललितगिरी, रत्नागिरी गुफाएं, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा गुफाएं, बिहार में बराबर गुफाएं और मध्य प्रदेश में बाग गुफाएं। आइए अब बात करते हैं वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक की। वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक 10 वर्ष के शिखर पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का खाद्य मूल्य सूचकांक यानी FPI मई महीने में एक दशक में अपनी सबसे तेज मासिक दर से बढ़ा है, जबकि विश्व में खाद्यान्न उत्पादन एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। इस मुद्रास्फीति के कई कारण हैं, जैसे कुछ देशों में मांग में दोबारा वृद्धि और उत्पादन में कमी, आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण बाजार और आपूर्ति में व्यवधान ने स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न की कमी और उच्च कीमतों में योगदान दिया है। उच्च FPI के कई प्रभाव भी होंगे, जैसे उच्च मुद्रास्फीति प्रमुख वस्तुओं के आयात पर निर्भर निर्धन देशों को प्रभावित करेगी। नेस्ले और कोको कोला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर सकती हैं। दरअसल मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के एक समूह में औसत मूल्य परिवर्तन का मापन करती है। मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन यापन की लागत में वृद्धि होती है और अंततः इसका परिणाम आर्थिक समृद्धि को धीमा करना होता है। हालांकि खर्च को बढ़ावा देने और बचत के माध्यम से धन के संचय को हतोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के एक निश्चित स्तर की आवश्यकता भी होती है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य जिन्सों के एक समूह की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन की माप है। इसमें 5 जिन्स समूह मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल है, जैसे खाद्यान्न, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी। आइए अब बात करते हैं प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ तथ्यात्मक खबरों की। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का CEO वाटर मैंडेट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। इस मैंडेट का गठन वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र विभिन्न सरकारों, समकक्षों, नागरिक समाज एवं अन्य के साथ साझेदारी में जल प्रबंधन, स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक नेतृत्व को एकजुट करने के लिए किया गया था। ये मैंडेट कई उपकरण और संसाधन विकसित करता है, हितधारकों को एकजुट करता है और सार्थक साझेदारी तथा जमीनी स्तर पर सामूहिक कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाता है, जिनसे विश्व भर में जोखिम की स्थिति का सामना कर रही नदी घाटियों की स्थितियों में सुधार होता है।
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक। एपेक नेताओं ने महामारी से बेहतर तरीके से दोबारा उबरने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन भेंट की। एपेक एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में एशिया प्रशांत की एक दूसरे पर बढ़ती आश्रितता का लाभ उठाने के लिए की गई थी। एपेक के 21 सदस्यों का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को तेज करके क्षेत्र को अधिक समृद्ध बनाना है। भारत एपेक का सदस्य नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक WPI के संशोधन के लिए कार्य समूह ने एक नया आधार वर्ष 2017-18 निर्धारित करने और बास्केट में शामिल मदों को दोगुना करके 1196 मद करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि वर्तमान में इस बास्केट में 692 वस्तुएं हैं। WPI थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में विक्रय किए गए और व्यापार की गई वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं। WPI केवल आधार कीमतों की गणना करता है और इसमें कर, कटौती या व्यापार छूट, परिवहन और अन्य शुल्क शामिल नहीं है। विदर्भ टाइगर कॉरिडोर का मानचित्रण। अपनी तरह की प्रथम परियोजना में बाघों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गलियारों की पहचान करने के लिए रेडियो टेलीमेट्री को परिनियोजित किया गया है। ये परियोजना वर्ष 2017 और वर्ष 2020 के बीच महाराष्ट्र वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा कार्यान्वित की गई थी। अध्ययन से ये संकेत मिलता है कि बाघ पहले से ही ज्ञात क्षेत्रों की तुलना में संरक्षित क्षेत्र के बाहर बहुत व्यापक क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंक पिछले वर्ष से 2 स्थान नीचे 117 पर आ गई है। इस गिरावट के कारणों में कई चुनौतियां विद्यमान हैं, जैसे भुखमरी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, जो कि SDG 2 के तहत आता है। लैंगिक समानता हासिल करना, ये SDG 5 के तहत आता है। लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगिकरण और नवाचार, ये SDG 9 के तहत आता है। भारत 4 दक्षिण एशियाई देशों जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। भारत का कुल SDG स्कोर 100 में से 61.9 है। CSE नई दिल्ली में स्थित एक जनहित अनुसंधान और पक्ष पोषण संगठन है। बोस-आइंस्टाइन संगठन। हाल ही में भौतिकविदों को प्रकाश कणों के BEC में एक नया चरण दृष्टिगोचर हुआ है। कभी कभी पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में वर्णित BEC पदार्थ की एक अवस्था होती है। इसका निर्माण कण को लगभग परम शून्य तापमान तक ठंडा किए जाने पर होता है। इतने कम तापमान पर कणों के लिए उन स्थितियों में जाने के लिए अपर्याप्त ऊर्जा होती है, जो उनकी विशिष्ट क्वांटम विशेषताओं का एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करने का कारण बन सकती हैं। इसीलिए इस अवस्था में ये कण एक विशाल सुपर पार्टिकल की भांति व्यवहार करते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI। हाल ही में STPI ने स्वास्थ्य सेवा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट कृषि आदि क्षेत्रों में 12 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। STPI की स्थापना वर्ष 1991 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य एक प्रमुख विज्ञान व प्रौद्योगिकी संगठन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं या बायो IT सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना है। ये सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति NPSP 2019 में डिजाइन देश को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए एक सहयोगी मॉडल पर कार्य करता है। जल यात्रा डेटा रिकॉर्डर VDR, वो एक डेटा रिकॉर्डर। हाल ही में श्रीलंका ने MV एक्सप्रेस पर्ल शिप का VDR बरामद किया है। हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स के समान ही VDR एक पोत पर विभिन्न डेटा रिकॉर्ड करता है। इससे जल यात्रा विवरण के पुनर्निर्माण में मदद मिलती है और दुर्घटना की जांच में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। रायमोना। कोकराझार जिले में स्थित रायमोना असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सेखोवा अन्य 5 हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। पार्क के क्षेत्र में अधिसूचित रिपु आरक्षित वन का उत्तरी भाग शामिल है, जो भारत भूटान सीमा पर विस्तृत मानस नेशनल पार्क के लिए सबसे पश्चिमी बफर बनाता है। रायमोना मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व
का एक अभिन्न अंग है। बुर्किन फासो यानी अदृश्य लोगों की भूमि, इसे इनकरप्टिबल पीपल्स लैंड भी कहा जाता है। ये पश्चिमी अफ्रीका में राजधानी शहर के रूप में ओगाडोगू के साथ एक भू आबद्ध देश है। वोल्टा नदी की विभिन्न सहायक नदियों द्वारा अपवाहित बुर्किन फासो में सवाना घास का मैदान है और ये हरमट्टन हवाओं से प्रभावित होती है। हरमट्टन एक ठंडी और शुष्क हवा है। मेरापी ज्वालामुखी। मेरापी मध्य जावा की राजधानी योग्याकार्ता के उत्तर में एक खड़ी ढाल वाला संस्तरीय ज्वालामुखी है, यानी स्ट्रेटोवोल्केनो है, जो कि इंडोनेशिया के 127 ज्वालामुखियों में से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तियानमेन चौक जिसे 4 जून की घटना के रूप में भी जाना जाता है। तियानमेन चौक बीजिंग में विरोध और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला और सरकार द्वारा सैन्य दमन की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।